नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को खबरदार किया है। जॉन केरी से अपनी बातचीत के बाद उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पूरी तरह से समर्थन किया है। पाकिस्तान जल्द ही पठानकोट और मुंबई हमलों के पीछे जो आतंकी संगठन है उनके ऊपर कार्रवाई करे। इस बात पर दोनों के बीच में बातचीत हुई है और लश्कर तोयबा जैश ए मोहम्मद के साथ साथ डी कंपनी पर भी तुरंत पाकिस्तान कार्रवाई करे, इस बात पर सहमति हुई है। दोनों भारत और अमेरिका के बीच में क्या कहा विदेश मंत्री ने, आइए सुनते हैं। सेक्रेटरी केरी और मैंने आतंकवाद, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अहम चुनौती है और जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इस विषय पर विस्तृत चर्चा की। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इस मुद्दे पर हमारे विचार बिल्कुल एक जैसे थे। देयर वाज अ मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑन दिस इशू। भारत और हमारे क्षेत्र के एक बड़े भूभाग में पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद की लगातार बनी हुई समस्या से मैंने सेक्रेटरी केरी को अवगत कराया। हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि किसी भी राष्ट्र को आतंकवाद पर दोहरे मानदंड नहीं अपनाने चाहिए, जैसे अच्छा या बुरा कहकर आतंकवादियों में अंतर करना, और ना ही उन्हें आतंकवादी संगठनों के लिए सुरक्षित शरणस्थली बनना चाहिए। हम इस बात को हमने एक बार फिर दोहराया कि पाकिस्तान के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने यहाँ आतंकवादियों और आपराधिक नेटवर्कों जैसे कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और डी कंपनी के लिए शरणस्थली को खत्म करे। सेक्रेटरी केरी और मैं इस बात पर भी सहमत थे कि पाकिस्तान को 2008 के मुंबई और 2016 के पठानकोट आतंकवादी हमलों के जिम्मेदार लोगों को सजा देने के लिए जल्द और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सख्त साझा संदेश गया है दोनों भारत और अमेरिका की तरफ से, पर क्या पाकिस्तान सुनेगा, ये देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज रक्षक के रूप में सामने आए। उनकी सतर्कता से कई लोगों की जान बच गई। ये वाकया तब हुआ जब पीएम जामनगर में एक बांध का उद्घाटन करने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सतर्कता कई जिंदगियों के लिए वरदान साबित हुई। दरअसल पीएम मोदी जामनगर में महत्वाकांक्षी सावनी परियोजना का उद्घाटन करने पहुंचे थे। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के मुताबिक जब पीएम मोदी बांध का उद्घाटन करने के लिए बटन दबाने जा रहे थे, तभी उनकी नजर बांध के नीचे खड़े कुछ कैमरामैन और फोटोग्राफर्स पर पड़ी। फोटो के लिए बढ़िया एंगल की तलाश में वहां पहुंचे कैमरामैन और फोटोग्राफर्स इस बात से बेखबर थे कि बांध खुलने के बाद वो पानी के बहाव में बह सकते हैं। लेकिन पीएम ने देखते ही इस खतरे को भांप लिया। उन्होंने इशारा कर कैमरामैन और फोटोग्राफर्स को अलर्ट किया। पीएम के इशारे को समझकर वहां खड़े लोग समय रहते बाहर निकल आए। साफ है, आज पीएम मोदी की सतर्कता से एक अनहोनी टल गई। हालांकि सतर्कता के बावजूद कवरेज के लिए लगाया गया दूरदर्शन का एक कैमरा बह गया। जामनगर से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब बिहार की। पूरा प्रदेश बाढ़ से लबालब है। कई जिलों में लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। आशियाने बहे जा रहे हैं, मगर इन सब के बीच हाजीपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप भी देखिए, बाढ़ के बाद जब भूख मारने पर उतारू होती है तो हालात कैसे हो जाते हैं। रोटी के लिए जंग छिड़ी है। अनाज के दाने के लिए मरने मारने पर उतारू हैं लोग। एक निवाले के लिए छीना झपटी हो रही है। हंगामे के बीच ये बेबसी की वो तस्वीरें हैं जिसे इस मुल्क के हुक्मरानों को जरूर देखनी चाहिए। बिहार के वैशाली में बाढ़ के बाद भूखमरी के हालात पैदा हो गए हैं।
लोग दाने दाने को मोहताज हैं। ऐसे में जब रोटी का टुकड़ा दिख जाए तो उसे लपक लेने के लिए यूं ही टूट पड़ते हैं लोग। 15 दिनों से बाढ़ में फंसे इन लोगों के पास जब वैशाली पुलिस राहत सामग्री लेकर पहुंची तो भीड़ पर काबू पाना आसान नहीं था। हर कोई खाने पर झपट पड़ा, जिसके बाद पुलिस को डंडे तक चलाने पड़े। देखिए किस तरह लोग ट्रक पर लटके हुए हैं कि महज रोटी के चंद टुकड़े नसीब हो जाएं और पेट की आग को पूरी तरह न सही कुछ तो शांत किया जा सके। दूसरी तस्वीर भी देखिए, किस तरह राहत सामग्री से भरी नाव पहुंचने से पहले ही उस पर भीड़ टूट पड़ी। नाव का बैलेंस बिगड़ने लगा, महिलाएं बच्चे पानी में गिर रहे थे। लेकिन बस कोशिश थी कि कुछ खाने को मिल जाए। अब बिहार के ही भागलपुर की ये तस्वीरें देखिए। ऐसा जल प्रलय कि नौगछिया कोर्ट पानी में डूब गया। आलम यह है कि बोट के जरिए कागजात को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। गोपालगंज में भी बाढ़ ने कहर बरपाया है। यहाँ नदी में नहाने गए 2 बच्चे डूब गए। इस बार बिहार में आई बाढ़ ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। राज्य के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं कई इलाकों में तो 15 दिनों से लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिनकी हालत का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये तस्वीरें सरकार के राहत कामों के दावों की पूरी तरह से पोल खोलती हैं। वैशाली से संदीप आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बोझ किसी भी पिता के कंधे पर बेटे का जनाजा होता है। कानपुर की ये कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां कब से मर चुके सिस्टम ने एक पिता के कंधे पर उसी के मासूम बेटे को मार डाला। अपने बेटे को कांधे पर लाद कर एक पिता भागता रहा। सरकारी अस्पताल के इस वार्ड से उस वार्ड तक बीमार बेटे को बचा लेने की चाहत में बाप के कदम नहीं रुके, मगर कांधे पर पड़े बेटे की सांसें रुक गई। सड़ी हुई व्यवस्था ने बच्चे को मार डाला। इस वजह से अस्पताल की लापरवाही देखी गई है। अब किसको डॉक्टर हम क्या जाने इसमें, हमें कोई भी अगर मिल जाता है मतलब इलाज मिलता, इसमें अस्पताल की लापरवाही है सर। जो सिस्टम है वो सिस्टम सही नहीं है। सीने में सुराख कर देने वाली ये तस्वीरें कानपुर के हैलट अस्पताल की हैं। फजलगंज इलाके के रहने वाले सुनील 26 अगस्त को अपने बीमार बेटे अंश को लेकर इलाज के लिए पहुंचे थे, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि इस मुल्क की व्यवस्थाओं को भ्रष्टाचार और लापरवाही का दीमक चाट चुका है। अस्पताल में न व्हीलचेयर थी न स्ट्रेचर। अंश की हालत बेहद नाजुक थी। सुनील किसी तरह अपने बेटे को लेकर इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचे, मगर डॉक्टरों ने इलाज करने की बजाय उन्हें चिल्ड्रन वार्ड का रास्ता दिखा दिया। चिल्ड्रन वार्ड तक जाने के लिए भी न स्ट्रेचर मिला और न कोई दूसरी मदद। आखिरकार पिता बच्चे को कांधे पर लाद कर इमरजेंसी से चिल्ड्रन वार्ड तक पहुंचे, मगर तब तक बच्चे ने दम तोड़ दिया था। अगर समय से इलाज मिल जाता तो मेरा बच्चा सही हो जाता। न डॉक्टर गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं भिजवाई, न एम्बुलेंस भिजवाई, तो अब डॉक्टर और सिस्टम दोनों जिम्मेदार है। सिस्टम की नाकामी ने बच्चे की जिंदगी छीन ली। उसके बाद भी व्यवस्था की बजबजाती तस्वीर सामने आई। बच्चे का शव ले जाने के लिए सुनील को ना तो एम्बुलेंस मिली न कोई दूसरा वाहन। अस्पताल से बाहर करीब 200 मीटर तक यूं ही अपने बच्चे की लाश कांधे पर लिए हुए मेन रोड तक पहुंचे वो, और फिर वहां से ऑटो में किसी तरह अपने घर। लेकिन इन तस्वीरों ने यह दिखा दिया कि तरक्की के लाख सियासी दावों के बावजूद उत्तर प्रदेश के इस सबसे बड़े शहर में मेडिकल सुविधाओं की असलियत क्या है और सरकारी तंत्र कैसे काम करता है। इकलौते बेटे को खोने के बाद भी कि सिर्फ ये बातें कह रहा है कि उसके साथ तो हुआ, उसने झेल लिया, लेकिन अब सिस्टम ऐसा हो कि कम से कम दूसरे के बच्चों के साथ, दूसरे परिवार के साथ ऐसा ना हो। कैमरामैन संजय सिंह और रंजय शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, कानपुर आज तक।
आप देख रहे हैं इंडिया 360। अब खबर दिल्ली से, जहां पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, नेपाल जैसी जगहों से 50,000 से 2 लाख में लड़कियों को खरीदकर जिस्म फरोशी में धकेल देते थे। दिल्ली में बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, एक महिला समेत 8 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में रुमाल से चेहरा ढके ये लोग जिस्म के सौदागर हैं। क्राइम ब्रांच ने जीबी रोड पर सेक्स रैकेट चलाने के इल्जाम में 8 लोगों के जिस गैंग को पकड़ा है, उसी गैंग के ये तीनों गुर्गे हैं। अब जरा गैंग के सरगना का चेहरा भी देख लीजिए। अफाक हुसैन और उसकी बीवी सायरा, इन दोनों पर जीबी रोड पर 6 कोठे चलाने का इल्जाम है। पहली बार जीबी रोड की इन गतिविधियों पे मकोका का केस हमने रजिस्टर किया। गिरोह का सेक्स रैकेट जीबी रोड पर 6 कोठों के 40 कमरे में चलता था, जहां करीब 250 लड़कियों को रखा गया था। अफाक के बारे में बताया जाता है कि वो मुरादाबाद का रहने वाला है और 25 साल पहले दिल्ली आया था। जीबी रोड पर वो बढ़ई का काम करता था, जबकि सायरा कोठे की संचालिका थी। बाद में दोनों ने शादी कर ली और मिलकर धंधा करने लगे। क्राइम ब्रांच के मुताबिक जिस्म की दलाली से अफाक की कमाई रोजाना 10 लाख रुपए के ऊपर थी। उसके पास से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जानकारी मिली है। उसके शाहीन बाग में घर, जयपुर में फार्म हाउस और बेंगलोर में करोड़ों रुपए की संपत्ति का भी पता चला है। 6 लग्जरी कार्स अभी तक हमने इन पे आइडेंटिफाई की हैं, जिसमें फॉर्च्यूनर्स हैं, इनोवाज हैं, होंडाज हैं। 4 तो रिकवर हो चुकी हैं, 2 फॉर्च्यूनर शायद बेंगलोर में है, उसके लिए हमारी टीम जा रही है। पुलिस का अनुमान है कि पिछले 20 सालों में ये गैंग करीब 5,000 लड़कियों को इस धंधे में धकेल चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी, दूसरों की बेटियों को जिस्म फरोशी के दलदल में धकेलने वाले अफाक और सायरा के 3 बच्चे देहरादून और ऊटी में पढ़ते हैं। फिलहाल इनकी करोड़ों रुपए इनके पास से बरामद हुए हैं। एक डायरी भी मिली है जिसमें जो एंट्रीज, ये पर डे की जो इनकी कमाई है वो 10 लाख के आसपास पुलिस आकर, यानी करोड़ों रुपए की कमाई ये लोग कर चुके हैं, ऐसा पुलिस का मानना है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। आप देख रहे हैं इंडिया 360। कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये टैगलाइन आपको अच्छे से याद होगी। रिलायंस इंडस्ट्री ने इसी टैगलाइन के साथ दूरसंचार की दुनिया में कदम रखा था और अब दूरसंचार के बाजार में मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की फ्री कॉलिंग और मुफ्त डेटा पैक जैसे प्रीव्यू ऑफरों की बदौलत उसके 4G सिम ने देश भर में धूम मचा दी है। दूरसंचार की दुनिया में जियो की एंट्री। टेलीकॉम बाजार में जियो का जलवा। रिलायंस जियो ने मार्केट में धूम मचा रखी है। लोग जियो का सिम कार्ड लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगाकर घंटों इंतजार कर रहे हैं। अभी तो 3-4 दिन से देखे रोड तक का लंबा लाइन लगा हुआ है, सिम मिल नहीं रहा है, अवेलेबल नहीं है अभी। और सुबह से ये बोर्ड भी लगा हुआ है, सिम कार्ड इज नॉट अवेलेबल। देखते हैं कब तक आती है। 4 दिन से दोहराया जा रहा है, कह रहा है कि कल मिलेगा। आज नोटिस टांग के रखा है कि 30 तारीख के बाद मिलेगा। कल हम लोग को एश्योरेंस दिया गया कि ये टोकन देके किया गया कि आज आने के लिए आज दिया जाएगा, जिसको टोकन काटा गया। आज मालूम चला कल दोपहर में बांट दिया है और आज कह रहे 30 तारीख के पहले नहीं मिलेगा कुछ। आपको बता दें कि रिलायंस डिजिटल एक्सप्रेस और डिजिटल एक्सप्रेस मिनी के स्टोरों पर जियो लिया जा सकता है। जियो की मांग इसलिए है क्योंकि कंपनी अपने प्रीव्यू ऑफर के तहत उसके 4G सिम पर 90 दिनों तक अनलिमिटेड मुफ्त कॉलिंग और हाई स्पीड डेटा की पेशकश कर रही है, साथ ही मुफ्त SMS भी। जियो प्ले, जियो ऑन डिमांड, जियो मनी, जियो मैग, जियो बीट्स, जियो प्रीमियम जैसे मोबाइल एप्लीकेशन भी उपलब्ध करा रही है। मगर जियो का सिम कार्ड अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो कुछ चीजों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। रिलायंस जियो का सिम लीफ मोबाइल के अलावा सैमसंग, माइक्रोमैक्स, आसूस, पैनासोनिक, अल्काटेल, TCL, LG, यू और 4G मोबाइल में चलेगा। सिम कार्ड को आप जिस फोन में एक्टिवेट करेंगे ये सिर्फ उसी फोन में चलेगा। इन बातों का ख्याल रखकर आप जियो का लुत्फ उठा सकते हैं। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो।
मुंबई के करीब मीरा भयंदर इलाके में एक सड़क हादसा सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यहां से बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता की पत्नी की लैम्बोर्गिनी कार एक ऑटो रिक्शा से टकरा गई। बताया जाता है कि 5.5 करोड़ की ये कार विधायक ने अपनी पत्नी को गिफ्ट की थी। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के बाद विधायक ने ऑटो चालक को मुआवजा देकर मामले को वहीं रफा दफा कर दिया। आज के लिए इंडिया 360 में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।